हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम रिचर्ड राइट का बायोग्राफी और इनका जो प्रोज वर्क प्रिस्क्राइब्ड है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इस लेक्चर को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। तो जो टाइम पीरियड है इनका इनका पहले तो फुल नेम देखिए। ऐसे राइटर जो हैं इनका फुल नेम जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका नाम जान लीजिए, रिचर्ड नथानियल राइट इनका फुल नेम है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनका फुल नेम लर्न करेंगे। उसके बाद इनका जो बॉर्न है वो हुआ है सितंबर 4 1908 में। कहाँ पर हुआ है? प्लांटेशन रॉक्सी मिसिसिपी यूएस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मिसिसिपी यूएस में हुआ है। और इनकी जो एज रही है वो मात्र 52 ईयर्स रही है। 52 ईयर्स ही ये जिंदा थे। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी नवंबर 28 1960 में। ठीक है, कहाँ पर डेथ हुई थी? पेरिस फ्रांस में हुई थी। ऑक्यूपेशन की बात करें तो नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक, अगर नेशनैलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों ही नेशनैलिटी इन्हें मिलेगी, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका यूएस में हुआ था, मिसिसिपी में, तो अमेरिकन नेशनैलिटी थी इनके पास। और देखिए लास्ट टाइम में फिर इनकी डेथ कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में, तो वो भी नेशनैलिटी इनके पास थी। अब इनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड देख लीजिए, वो 1938 से लेके 1960 तक का टाइम पीरियड इनका माना जाता है, जिसमें जिसमें ये एक्टिव रहे, जिसमें इन्होंने अपने वर्क किए हैं। अगर जॉनरा की बात करें तो इन्होंने ड्रामा भी लिखे हैं, फिक्शन भी लिखा है, नॉन फिक्शन भी लिखा है और ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। ठीक है, तो अब आइए आगे जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो ये इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं, जैसे अंकल टॉम्स चिल्ड्रन है, नेटिव सन है, ब्लैक बॉय है, द आउटसाइडर है, और ये इनकी स्पाउस हैं दो, तो ये आप इनके नेम देख लीजिए। डिमा रोज मैडम, ये हैं इनसे मैडमैन, इनसे शादी हुई थी 1939 में, और महज एक साल के बाद, एक साल में ही इनका क्या हो गया था? डाइवोर्स हो गया था 1941 में। फिर एलन पॉपुलर से इनकी शादी हुई 1941 में, डाइवोर्स के एक साल के बाद। तो ये इनकी वाइफ रही हैं दो, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइए अब हम इनकी जो बायोग्राफी है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो रिचर्ड राइट वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ये नॉवलिस्ट रहे हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं, एंड ही वॉज अमंग द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन राइटर्स टू protest white treatment of blacks, notable in his नॉवल नेटिव सन 1940। ठीक, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्या है? ब्लैक बॉय 1947। तो उन्होंने जो श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों के ऊपर जो व्यवहार किया गया था, जो भी चीज़ें थी उस समय में, उन चीज़ों का विरोध जो है वो इन्होंने अपने पहले अश्वेत अमेरिकी लेखन में किया था। विशेष रूप से जो इनका नॉवेल है नेटिव सन, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ब्लैक बॉय, इसमें देखने के लिए मिलता है। Wright continued the tradition of protest explored by other black writers after World War II। अब जो है वो ये जो आपके राइटर रहे हैं रिचर्ड राइट ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य अश्वेत लेखकों द्वारा अपनाई गई जो विरोध की परंपरा थी उसको क्या किया था? इन्होंने आगे बढ़ाया था। इनका जो वर्क पढ़ेंगे, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस पढ़ेंगे, ये एक्चुअली वहाँ के पूरी की पूरे जितने लोग थे, 12 मिलियन लोगों को संबोधित करता हुआ 12 मिलियन लोगों की वॉइस है। ठीक, उनकी आवाज़ है एक साथ। इसीलिए आप देखोगे, जब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, वहाँ पर पूरे टेक्स्ट में इन्होंने वी का यूज़ किया है, हम का यूज़ किया है, ना ही आई आया है, ना ही यू आया है। पूरे के पूरे टेक्स्ट में जो बात की गई है वो वी के तरीके से की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे वो कह रहे हैं कि राइट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैड बीन स्लेव्स, और इनके जो दादा दादी थे, जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे राइट के, रिचर्ड राइट के, वो कौन थे? वो स्लेव्स थे। हिज फादर लेफ्ट होम, इनके फादर ने जो है वो अपना घर छोड़ दिया था व्हेन ही वाज 5, जब सिर्फ 5 साल के थे। कॉन्सिक्वेंटली अब देखिए, ठीक है, ही ग्रो अप इन पॉवर्टी। क्या ऑब्वियसली अगर स्लेव हैं तो उनका जो जीवन है वो कैसे गुजरने वाला है? तो पॉवर्टी में, स्लेवरी में गुजरने ही वाला है। तो ही केप्ट ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन रिलेटिव टू अनदर फॉर सपोर्ट। ये जो है अपने सपोर्ट के लिए एक रिलेटिव के यहाँ से दूसरे रिलेटिव के यहाँ शिफ्ट होते चले गए, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ से सपोर्ट मिल जाए। ही वर्कड एट मेंबर ऑफ जॉब्स बिफोर ज्वाइनिंग द। ठीक, तो माइग्रेशन से पहले इन्होंने क्या किया था? देखिए, इन्होंने जब
ये जो है क्या कहते हैं, उत्तर की ओर पलायन करने से पहले उन्होंने कई तरह की क्या की थी, जॉब्स की थी, कई तरह की जो नौकरियां हैं वो उन्होंने ज्वाइन की थी। और उसमें अगर बात करें तो पहली जो है वो टेनेसी के मैसेफिस, और दूसरी क्या हुआ फिर वो शिकागो चले गए, टेनेसी के मैफिसिस में, एंड अनदर देन टू शिकागो, शिकागो चले गए। ही ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी टू राइट थ्रू द फेडरल राइटर्स प्रोजेक्ट। इनको जो है फेडरल राइटर जो प्रोजेक्ट है के माध्यम से लिखने का जो है वो अवसर मिला था, लिखने की जो अपॉर्चुनिटी वो है वो मिली थी 1932 में। ही बिकम अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के ये क्या हो गए, मेंबर बन गए 1932 में। एंड 1937 में ही वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी चले गए, वेर ही बिकेम हार्लेम एडिटर। वो क्या बन गए वहाँ पर जा करके, वहाँ पर वो जो है हार्लिम एडिटर ऑफ द कम्युनिस्ट डेली वर्कर, ये जो थी उसके क्या बन गए, वहाँ के काम करने लगे, और वहाँ पर वो कम्युनिस्ट डेली वर्कर के हार्लेम संपादक बन गए, ठीक, हार्लेम एडिटर वहाँ पर वो बन गए, इस पोस्ट पे उन्होंने वर्क किया था। तो ये आप देख रहे हैं इनके बारे में। इसके आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं। ही फर्स्ट केम टू जनरल पब्लिक्स अटेंशन विथ अ वॉल्यूम ऑफ नॉवेल्स अंकल टॉम्स चिल्ड्रन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी अपने इस वर्क में किए हैं, जैसे कि हाउ मे अ ब्लैक मैन लिव इन अ कंट्री दैट डिनाइज हिज ह्यूमैनिटी। वो सर्वप्रथम आम जनता की नज़रों में लघु उपन्यासों के एक संग्रह अंकल टॉम चिल्ड्रन के साथ आए, ठीक, ये जो इनका संग्रह है नॉवेल्स का क्या है, अंकल टॉम्स चिल्ड्रन 1935, इस उपन्यास के साथ ये आए। और इसमें जो उन्होंने थे जो प्रश्न थे वो किस चीज़ पर आधारित थे कि हाउ मे अ ब्लैक मैन लिव इन अ कंट्री दैट डिनाइज ह्यूमैनिटी, ठीक है, इस पर कि एक अश्वेत व्यक्ति ऐसे देश में कैसे रह सकता है जो उसे नकारता है, यानी जो कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उस कंट्री में वो कैसे रह सकता है। इन ईच स्टोरी ऑफ हीरो डाइज इन स्ट्रगल, और इस तरह से जो है हर जो नायक है वो नायक संघर्ष में क्या होता है, मर जाता है। इन ईच स्टोरी द हीरो डाइज इन स्ट्रगल। His fiction scene shifted to Chicago in the play Native Son, और यहाँ पर जो इनका प्ले है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, वो क्या था, नेटिव सन था, जिसमें इन्होंने इसके बारे में बात की है, ब्लैक मैंस के बारे में। तो नेटिव सन में उनका जो काल्पनिक परिदृश्य है वो क्या हो गया था, शिकागो में शिफ्ट हो गया था, ठीक है, शिकागो में इन्होंने अपना जो काल्पनिक परिदृश्य है उसको नेटिव सन में शिफ्ट कर लिया था। द बुक वॉज द बेस्ट सेलर एंड वॉज, और ये जो बुक थी वो बेस्ट सेलर थी, और इसको जो है वो अवार्ड मिला था ऑर्न्स वेल्स द्वारा, ब्रॉडवे पर एक नाटक के रूप में सफलतापूर्वक इसको मंचित किया गया था 1941 में, ठीक, ऑर्सन वेल्स के द्वारा। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो है 1944 में ही लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड पर्सनल डिफरेंसेस। इनके जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हैं और जो पर्सनल डिफरेंस रहे हैं उसके कारण इन्होंने इस पार्टी को क्या किया था, छोड़ दिया था। राइट्स ब्लैक बॉय इज मूविंग अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड यंग मैनहुड इन द साउथ। अब यहाँ पर देखिए वो किस तरह से बता रहे हैं, ये जो इनका ब्लैक बॉय है, अभी आपने पीछे देखा था ना, तो ये जो इनका ब्लैक बॉय है उसमें आप क्या देख रहे हो कि किस तरह से जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। आ गया, राइट्स ब्लैक बॉय इज मूविंग अकाउंट ऑफ हिज childhood and young manhood in South. The book chronicles the extreme poverty of his childhood, his experience of which prejudice and violence against black and his growing awareness of his interest in literature, ठीक है। तो इनका जो भी बचपन है वो राइट की जो बुक थी, वो जो बुक है वो ब्लैक बॉय, दक्षिण में उनके बचपन और युवावस्था का एक मार्मिक जो दर्शन है, जो वर्णन है वो रहा है। इस बुक में उन्होंने अपने बचपन की जो घोर गरीबी रही है, किस तरह से उन्होंने अपनी गरीबी जो है वो बिताई है, और किस तरह से वो एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव के यहाँ फॉर हेल्प के लिए जाया करते थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने उसमें जिक्र किया है। और जो श्वेत पूर्वाग्रह है और अश्वेतों के प्रति जो हिंसा के उनके अनुभव रहे हैं उसको, और साहित्य में उनकी जो बढ़ती हुई रुचि है उसको उन्होंने क्या किया है, दर्शाया है। इंटरेस्ट इन लिटरेचर को इन्होंने शो किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में दिखती हैं, ब्लैक बॉय में दिखती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब देखते हैं हम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट, सेटल्ड इन पेरिस। वो कहाँ पर सेटल हो गए थे, पेरिस में सेटल हो गए थे।
ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि परमानेंट सेटलमेंट था इनका, परमानेंट था। तो ये जो है विश्व युद्ध के बाद स्थायी रूप से कहाँ पर जाकर बस गए थे, पेरिस में। तो आपने देखा था ना कि इनकी डेथ भी पेरिस फ्रांस में हुई थी, इस वजह से इनको यहाँ की भी नेशनैलिटी मतलब मिली हुई है। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये यहाँ चले गए थे। और इनका जो वर्क है आउटसाइडर 1953 इज कंसीडर्ड द फर्स्ट अमेरिकन एग्जिस्टेंशियल नॉवेल। इसको जो है क्या उपाधि मिलती है, पहली अमेरिकी अस्तित्ववादी उपन्यास की उपाधि मिलती है। तो इसको ध्यान रख लेंगे आप। उसके बाद देखिए, 3 लेटर नॉवेल्स वर नॉट वेल रिसीव्ड। जो 3 लेटर नॉवेल थे, सॉरी मैंने सोचा था मैं इसको साइलेंट कर लूंगी लेकिन मैं कर नहीं पाई। चलिए, तो आगे वो क्या है, तो ये जो इनका वर्क था, उसके बाद 3 लेटर नॉवेल्स वर, इनके जो आगे के 3 लेटर नॉवेल्स थे वो वेल रिसीव नहीं किए गए। अमंग हिज polemical writing of the period was White Man Listen 1957, which was originally a series of lecture given in Europe। ये जो है यूरोप में लेक्चर्स की सीरीज थी जो कि दी गई थी उस समय पर। उस दौरान उनकी विवादास्पद रचनाओं वाइट मैन लिसन जो वो है वो शामिल थी, जो मूल रूप से यूरोप में दिए गए व्याख्यानों की क्या है, एक श्रृंखला थी। 8 Men, a collection of short stories, appeared in 1961। ये जो 8 Man आई थी इनकी, ये कब आई थी, 1961 में आई थी। द ऑटोबायोग्राफिकल अमेरिकन हंगर विच नरेट्स राइट्स एक्सपीरियंस आफ्टर मूविंग टू द नॉर्थ वॉज पब्लिश्ड पोस्टुमसली इन 1977। और जो इनकी लघु कथाएं हैं, लघु कथाओं का संग्रह 8 Man 1961 जो है, ठीक, ये जो 8 Man है 1961, ये इनके शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जो कि 1961 में आया था। और आत्मकथात्मक उपन्यास जो है इनका है अमेरिकन हंगर। क्या है इनका, ऑटोबायोग्राफी। तो आप ध्यान रखेंगे अमेरिकन हंगर है। तो अमेरिकन हंगर जिसमें राइट के उत्तर में जाने के बाद इनके जो अनुभव हैं उनका वर्णन रहा है। और उनकी मृत्यु के बाद इसको 1977 में पोस्टुमसली क्या करवाया गया था, पब्लिश करवाया गया था। अ नोवेला राइट ऑफ पैसेज 1994। इनका जो नोवेला किसे बोलते हैं, शॉर्ट नॉवेल को बोलते हैं। तो नोवेला जो है वो उन्होंने, जिसे आप लघु उपन्यास बोलते हो, तो लघु उपन्यास राइट ऑफ पैसेज जो है 1994 में। एन अनफिनिश्ड क्राइम नॉवेल अ फादर्स लॉ जो है 2008 में क्या है, वर ऑल्सो पब्लिश्ड पोस्टुमसली। ये दोनों भी जो है वो इनकी मृत्यु के बाद ही पब्लिश हुए थे। तो ये इनकी बायोग्राफी है। बायोग्राफी जो है हम देख रहे हैं, बायोग्राफी देखने के बाद हम देखेंगे क्या, ये बायोग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इनका वर्क देख रहे हैं। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस जो है इसको देखने चल रहे हैं। तो ये आप मान रहे हो कि वहाँ जितने लोग भी सफ़र कर रहे थे, लगभग सभी लोगों की दर्द की जो कहानी है वो उन्हीं की ज़बानी कही गई है। तो यहाँ पर 12 मिलियन ब्लैक लोगों की क्या है, वॉइस है, आवाज़ है, यानी वो लोग खुद अपने दर्द को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आइए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं हम, आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, अ फोक हिस्ट्री ऑफ द नीग्रोज इन द यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर जो फोक हिस्ट्री है, ये राइटर ने खुद इसको बोला है कि ये एक फोक हिस्ट्री है। और आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये क्या है, आपको नॉवेल दे सकता है, आपको जो है शॉर्ट स्टोरी दे सकता है। तो आप ध्यान रखोगे कि ये अगर ऑप्शन में है तो आप इसको टिक करोगे। उसके बाद देखिए ये क्या है, किस तरह का डॉक्यूमेंट्री है, इज अ फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक। कैसी बुक है, फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है। इसमें मतलब जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर इन द सेंस जो भी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, वो चीज़ों के बाद जो है, वो चीज़ों के बाद जो है आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, फोटो डॉक्यूमेंट्री, यानी यहाँ पर फोटोज़ जो है वो आपको बहुत सारी मिलेंगी। यहाँ पर जो है राइटर ने जो भी समझाया है, जो भी बताया है, जो भी कलेक्शन है जिनके कहने पर इन्होंने लिखा था, वो सारी चीज़ें भी आपको सामने मिलेंगी। तो उसमें उन लोगों ने बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया है और वो इमेजेस मतलब कि एकदम रियल इमेजेस हैं, इन्हीं लोगों की हैं, जिससे आप बहुत बखूबी इन लोगों के दर्द को समझ सकते हैं। विद द टेक्स्ट बाय रिचर्ड राइट। इसका जो टेक्स्ट है, यानी जो लिखने वाला काम है, जो राइटिंग का काम है, जो राइटिंग्स हैं वो किसकी हैं, आपके राइटर रिचर्ड राइट की हैं। लेकिन जो इमेजेस है, इमेजेस वर टेकन बाय अ फॉर्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फॉर्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, अनसेलेक्टेड बाय, इनके द्वारा लिया गया था। और उसमें जो सिलेक्शन है वो किसने किया था, एडविन रॉस्कम ने किया था। किसने किया था, एडविन रॉस्कम ने किया था इन सिलेक्शन इमेजेस का सिलेक्शन। इसको ध्यान रखेंगे। वाइकिंग प्रेस फर्स्ट पब्लिश्ड द बुक इन 1941। वाइकिंग पब्लिश, ये जो बुक है इसको 1941 में सबसे पहले पब्लिश किया है, टू रिलेटिवली पॉजिटिव रिव्यू एंड इट हैज सिंस बीन
एनालिज्ड बाय वेरियस क्रिटिक्स। और इसके बाद जो है इसको जब पब्लिश किया गया है, कब आपका पब्लिश किया गया है 1941 में। तो 1941 में इस बुक को प्रकाशित किया गया है, जिससे अपेक्षाकृत सकारात्मक जो समीक्षाएं हैं वो मिली हैं। तब से विभिन्न आलोचकों द्वारा इसका क्या किया गया है, विश्लेषण किया जाता रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट किसने लिखा है और वो किसने किया है, इमेजेस किसने किए, वो आपको पता चल गया। यहाँ पर देखिए, वाइकिंग प्रेस अप्रोच्ड द ऑथर रिचर्ड राइट एंड आस्क हिम टू राइट। यहाँ पर देखिए, आपको मैं फटाफट से इसको बताती चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ूंगी नहीं, तो फिर इसी को पढ़ देती हूँ। तो इसमें क्या है, ये जो वाइकिंग प्रेस है, इन्होंने राइटर जो आपके रिचर्ड राइट है उनको अप्रोच किया, उनसे बोला, उनसे मिले, संपर्क किया और बोला कि ये जो महामंदी के दौरान फॉर्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गरीबी में जी रहे जो अश्वेत लोग हैं, उन अश्वेत लोगों की ली गई तस्वीरों के साथ सहायक पाठ लिखने का अनुरोध किया कि ये जो तस्वीरें ली गई हैं इनके द्वारा, ये जो फॉर्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी जो इमेजेस पड़ी हुई हैं, इन इमेजेस के रिकॉर्डिंग, इन इमेजेस से रहते हुए आप क्या करिए, जो अश्वेत लोगों की जो पीड़ा है उसके लिए एक सहायक पाठ लिखिए। ठीक, एक जो है आप राइटिंग करिए। तो इस तरह से, इसी उद्देश्य से उन्होंने 1930 के दशक के उत्तरार्ध और 1940 के दशक के आरंभ में कई अन्य पुस्तकें भी इन्होंने प्रकाशित की थी। राइट संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका में कई अश्वेत लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, जैसे कि पुस्तक में ये जो टाइटल है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, इससे आपको क्लियरली ये चीज स्पष्ट हो जाती है। राइटर ने अपना जो पाठ है उस पाठ के लिए मुख्य रूप से शिकागो में होरेस और केटन जूनियर की फाइल का शोध किया था। किसका, होरेस और केटन जूनियर की फाइल्स का, जो शिकागो में है, उसका क्या किया था, शोध किया था। पुस्तक का पहला मसौदा क्या है, हस्तलिखित था, जिसे उन्होंने बाद में टाइप करवाया था, कई बार संशोधित भी किया गया था उसको। और एडविन रॉस्कम जो है, उन्होंने चित्रों का संपादन और चयन किया था। किसने किया था, एडविन रॉस्कम ने किया था। वाइकिंग पब्लिश्ड द बुक इन अक्टूबर 1941। तो वाइकिंग ने फाइनली इस बुक को क्या किया था, पब्लिश किया था 1941 में, अक्टूबर में। और ये 150 पेजेस की क्या थी, पहली बार जो है ये 150 पेजेस के साथ क्या हुई थी, फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो बुक की बात करें, तो ये बुक जो है वो कंटेन करती है कितने, 4 इसमें खंड हैं, उसमें 4 सेक्शंस आपको मिलते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कौन कौन से हैं। आवर स्ट्रेंज बर्थ है, इनहेरिटोर ऑफ स्लेवरी है, डेथ ऑन द सिटी पेवेमेंट्स है, एंड मैन इन मेकिंग है। तो ये आपको 4 मिलते हैं, और विच आर डिवाइडेड इनटू सीन्स, इनको भी जो है फर्दर कुछ सीन्स में डिवाइड किया गया है। दीज सीन्स आर इन टर्न कंपोज्ड ऑफ मूवमेंट्स। अब ये जो सीन्स हैं, ये जो दृश्य हैं, ये बदले में क्या है, गति से बने हुए हैं। और कृति, ये जो है अ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द वर्क इज इन इमेज, ये क्या है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, वो क्या है, इसमें यूज़ की गई जो इमेजेस हैं वो कर रही हैं। द बुक हैज़ वेरियस मोन्टेजर्स एंड राइट यूज टू इनकॉर्पोरेट अदर वॉइसेस इनटू द वर्क। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जिसका उपयोग राइटर ने अन्य आवाज़ों को कृति में शामिल करने के लिए किया है। हालांकि ये आमतौर पर प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखी गई है। प्रथम पुरुष बहुवचन जिसे आप कहते हो, जिससे मैंने बताया था कि ये किस में लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बार बार ये चीज़ अभी स्टार्टिंग में ही बताई थी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल वर्ब में फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, आपका वी होता है, ठीक, सिंगुलर आई होता है। तो ये इसमें जो पूरी राइटिंग है वो किस में है, वी में है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वॉइस आपको इसमें मिलती है। द बुक क्रॉनिकल ब्लैक लाइफ इन यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम देयर, यहाँ से देखते हैं, तो ये जो पुस्तक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों के जीवन का वर्णन करती है। दक्षिण में उनकी गुलामी से लेकर कैसे वर्तमान में 1940 के दशक तक कैसे वो झेले हैं चीज़ों को, कैसे उन्होंने चीज़ें बेहतर की हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। एंड राइट शॉर्ट टू शो ऑल ऑफ ब्लैक सोसाइटी लीव्स आउट सो दैट टैलेंट 10th। अब यहाँ पर देखिए, राइट ने अश्वेत समाज के सभी वर्गों को दिखाने का प्रयास किया है, तथा कथित प्रभावशाली 10वें वर्ग को छोड़कर, जो उस विशाल दुखद समूह के क्षणिक अपवाद थे जो गहराई में धारा के विपरीत चुपचाप और भारी रूप से उतार चढ़ाव की लहरों में जूझते हुए एक सामान्य भाग को दर्शाते हैं। राइट ने बाद में एडविन सीवर को बताया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चलती है इसके बारे में कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, किस तरह से इन्होंने इलेबोरेट किया है वो सारी चीज़ें। I had thought of doing something like the text of 12 million black voices for the past
5-6 years hadn't thought of इट एज अ बुक हाउएवर। अब वो कह रहे हैं कि पिछले 5-6 वर्षों से 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस के पाठ जैसे कोई चीज़ लिखने के बारे में सोच रहा था, हालांकि इसे कभी किताब के रूप में नहीं सोचा था। मैं असल में ऐतिहासिक उपन्यासों की एक श्रृंखला तैयार करना चाहता था। ठीक है, यहाँ पर वो ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि मैं भी ये चीज़ें लिखना चाहता था, लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोच रहा था कि मैं इस तरह से कोई पाठ लिखूंगा, बल्कि मैं क्या एक हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने की कोशिश में था। मतलब मैं सोच रहा था कि इसी टॉपिक पर मैं ये लिखूंगा। ठीक है, जिसमें जो है वो सामंती समाज के जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, शहरीकरण के संदर्भ में अश्वेत इतिहास को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा सके। मेरा उद्देश्य ये दिखाना था कि अमेरिका में अश्वेत जीवन का विकास दुनिया भर के सभी लोगों के विकास के क्या था, इक्वल था, समांतर था, पैरेलल था। द बुक हैज़ नोटिसेबल मार्क्सिस्ट कॉन्टेंट। अब इस बुक में आपको क्या है, मार्क्सिस्ट जो कॉन्टेंट है, वो भी जो मार्क्सवादी जो विचार हैं वो मिलते हैं, क्योंकि जो राइट ने इसे लिखा था तब वे संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है मार्क्सिस्ट जो थॉट है वो इसमें देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, अब आइए ये जो 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट में कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, क्या चीज़ें दी हुई हैं, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस एक्चुअली क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लैंग्वेज में ही लिखने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट की समरी है, अफ्रीका अमेरिकन्स अमेरिका में स्लेब्स बनाकर लाए गए थे। कैसे स्लेब्स बनाकर लाए गए थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ठीक है, उनको जो है अमेरिका में, ठीक है, स्लेब। अब ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहूँगी, यहाँ पर मैप मुझे लेना था, बहुत सारी फ़ोटोज़ भी मैंने लेनी थी, लेकिन बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर ले नहीं पाई। नहीं तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी आपके लिए डाउनलोड करके रखी थी, ताकि आप रियल स्थिति समझ सको। खैर, आप ये देखो, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इधर आपका अफ्रीका है और इधर आपका यूरोप है। तो चीज़ें कैसे हो रही थी, यूरोप के जो लोग थे वो सारे जो कुछ सामान है वो लेकर आते थे, यहाँ पर देते थे, लोगों को बनाकर यहाँ पर देते थे, और यहाँ से वो लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन जो काले लोग थे उनको खरीदते थे, और इन काले लोगों को ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं इनकी मर्जी से, इनको ज़बरदस्ती लेकर जाते थे और कहाँ पर बेचते थे, यहाँ पर दक्षिण जो अमेरिका है, यहाँ दक्षिण अमेरिका में, और कुछ थोड़े बहुत जो है वो उत्तरी अमेरिका में चले जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणी अमेरिका में ही रहते थे। और उसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ से फिर इनको जो कच्चे माल हैं, जो कच्चे उत्पाद हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि वाइन थी, या भी ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी, जो रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल इनको यहाँ से मिलता था। तो इसलिए ये ऐसा करते थे, स्लेव्स इनको देते थे, और उसके बदले में ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इस यूरोप को क्या है, वो कच्चा माल देता था, और उस कच्चे माल को जो है बनाकर वो यहाँ पर बेचते थे, जिससे इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इस सब में पैसे का कोई भी रोल नहीं था, पैसा नहीं लिया दिया जाता था। बस इन स्लेव्स को जो है एज अ पैसे के रूप में यूज किया जाता था, यानी कि उन्हें जबरदस्ती ले आया जाता था, उनको उनके परिवार से बिछड़ जाते थे वो। मतलब स्थिति इतनी बुरी थी कि इतना, मतलब ऐसा उनका टेंट का घर होता था, बिल्कुल लकड़ी के टेंट का घर, नहाने का रूम ऐसा होता था, रूम क्या बस ऐसे पर्दा लगा दिया जाता था, वो भी फटे पुतड़े की किस हालत में वो रहते थे। उसके बाद वो जो है वो ये एक नदी थी, उसको पार करके वो जाते थे। उनका ये मानना था कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे, शहर में जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी जो स्थिति है वो बेटर होगी। लेकिन यहाँ तो और बुरी स्थिति थी। शहरों में एक ही कमरों में, जहाँ पर एटलीस्ट एक कमरे में गाँव में ये रहते थे, वहाँ पर एक ही कमरे में अब कई कई परिवारों को गुजारा करना पड़ता था, रहना पड़ता था। बहुत ही ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई थी। लेकिन लास्ट में कुछ कुछ लोग जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा लिए थे, जैसे कुछ टीचर बन गए थे, कुछ दर्जी बन गए थे, कुछ छोटे मोटे काम इन लोगों ने भी करने स्टार्ट कर दिए थे, अपने लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन ये सब कुछ बहुत बाद में, बहुत 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 कष्ट सहने के बाद हो पाया था, क्योंकि जब ये लोग शहर में गए ना, तो शहर में इन लोगों ने यूनाइट करना खुद को सीखा। इन लोगों ने समझा कि अगर एक आदमी आवाज़ उठाएगा तो उस आवाज़ का कोई असर नहीं होगा, जब ढेर सारे लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तब वो काम करेगा। तो इस तरह से बाकी इनके ऊपर इतनी जाति की जाती थी, इन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, इनसे कपास की खेती करवाई जाती थी, इनसे बहुत सारे काम करवाए जाते थे। इनकी जो माताएं हैं, जो बूढ़ी औरतें थी, वो इनके गोरे के घर में, गोरे लोगों के घर में नैनी का काम करती थी, उनके बच्चों को पालती थी, और बदले में इन्हें कुछ भी नहीं मिलता था।
उन्हें इंसान नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता था और उनको शेल किया जाता। उनकी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, आइडेंटिटी, सब कुछ छीन ली गई थी, क्योंकि उन लोगों को इतना तितर बितर कर दिया जाता था कि जो आपस में लोग थे वो ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, भले ही वो अफ्रीकन थे। अब जैसे हम इंडियन हैं तो हम सबकी क्या एक लैंग्वेज है, सभी हिंदी समझ पाते हैं, जो साउथ वाले हैं वो हिंदी नहीं समझ पाते, तो उसी तरह सारे अफ्रीकन की एक लैंग्वेज नहीं थी, तो सबको जो है ये इस तरह तितर बितर करके अलग अलग डाल देते थे। एक ही परिवार के सदस्यों को भी अलग अलग कर देते थे ताकि ये कम्युनिकेट ना कर पाए और एक दूसरे की लैंग्वेज भी वो नहीं समझ पाते थे। ये पार्ट ब्लैक लाइफ का पेनफुल और वॉयलेंट बिगिनिंग को दिखाता है। ठीक, ये जो आपका पार्ट नंबर 1 है, आवर स्ट्रेंज बर्थ, ये ब्लैक लोगों की जो पेनफुल जर्नी है उसको दिखाता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि जो ब्लैक हैं, ब्लैक वर नॉट इमिग्रेटेड, दे वर फोर्स्ड लेबर। ऐसा नहीं है कि ये इमिग्रेट करके आए थे, अपनी मर्जी से आए थे काम के लिए, नहीं, ये फोर्स्ड लेबर थे। इनको जबरदस्ती मजदूर बनाकर बिल्कुल ऐसे भर के लाया जाता था, मतलब इतना इनके पैरों में, हाथों में बेड़ियां बांध कर इनको शिप्स में डाल दिया जाता और इतनी ज्यादा संख्या में डाला जाता था, कई बार ये बहुत सारे दब दब कर ही मर जाते थे, चाहे इनकी तबीयत खराब रहे, चाहे कुछ भी हालत रहे, एकदम पशुओं जैसी बर्बरता इनके साथ की जाती थी, तो इनको ले जाया जाता था। स्लेव्स ने ब्लैक लाइफ की फाउंडेशन जो फियर है एंड एक्सप्लॉयटेशन पर रखी थी, और फ्रीडम का कोई कॉन्सेप्ट उनके बर्थ के साथ नहीं था। ऐसा वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ब्लैक अमेरिकन वर बॉर्न इनटू स्लेवरी नॉट फ्रीडम, और उनका यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो पैदा ही स्लेव्स के रूप में हुए हैं। उनको ये माना जाता था कि तुमको ये काम ही करना है, तुमको फ्रीडम मिल ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में दिखाई देती है। अब आइए हम पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 है स्लेवरी खत्म होने के बाद भी जो ब्लैक्स की सफरिंग है वो खत्म नहीं हुई थी। सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है कि जो स्लेवरी है वो कुछ लोगों की, सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों की खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों की खत्म होने के बाद भी जो सफरिंग है वो खत्म नहीं हुई थी। वो रूरल साउथ में जो शेयर कॉप्स थे बन गए थे। अब ये लोग क्या है, स्लेवरी इनकी खत्म हो गई थी, लेकिन ये क्या किए थे, जो रूरल एरियाज थे उसमें ये शेयर कॉप्स बन गए थे। शेयर कॉप्स जैसे अपने यहाँ पर जब अंग्रेज आए थे तो नहीं होता था कि क्या होता था कि हम खेती करते थे, सारी फसल वो उठा ले जाते थे, तो बिल्कुल वैसे ही होता था। ये लोग जबरदस्ती अपनी मर्जी की खेती करवाते थे और उनको कुछ भी नहीं देते थे, और अगर फसल का नुकसान हो जाए तो नुकसान सब कुछ इनका, और दिन प्रतिदिन इनके ऊपर ब्याज बढ़ता चला जा रहा था। तो वही शेयर कॉप्स मतलब होता है, मतलब कुछ ब्याज या कुछ इस तरह से वो खेती करवाया करते थे उनसे, लेकिन वो उनको प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता था। लीगल फ्रीडम के बावजूद जो इकोनॉमिक स्लेवरी है वो क्या हो गई, चलती ही रह गई थी, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो वर्क करना स्टार्ट किए थे, लेकिन उनको पैसे कुछ भी नहीं मिलते थे, बिल्कुल इतने भी पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपनी आत्मा, अपने शरीर तक को जो है वो सही से रख पाए, कपड़े पहन पाए, खा पाए, इतना भी नहीं मिलता था। वाइट लैंड लॉर्ड्स लैंड कॉप्स एंड प्रॉफिट सब कंट्रोल में रखते थे। जो लॉ है, मतलब ये हिम्मत ही नहीं होती थी कि आप कुछ भी गलती करो, कुछ भी करो, वो वाइट के खिलाफ आप जाकर कोई भी कंप्लेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि जो नियम कानून सब कुछ वाइट के बनाए हुए थे, सारे रूल रेगुलेशन इनके बनाए हुए थे, सब कुछ इन्हीं के हाथ में था। मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, सारी चीजें इनकी थी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको शेयर कॉपिंग दिखती है, ये न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी थी। सेकंड पार्ट में जो दिखाई गई है कि जो लोग काम करना सोचे थे कि चलो हम काम करके शायद फ्री हो जाएंगे, थोड़ा दास्ता से मुक्त होंगे, लेकिन नहीं, वो एक नए तरीके की स्लेवरी थी, जिसमें कि क्या है, उनको काम भी मिलता था, उनको पैसे भी नहीं मिलते थे और मेहनत भी करनी पड़ती थी। पावर्टी, हंगर और डेब्ट जो है उनका कॉमन प्रॉब्लम बन गया था। ब्लैक इनहेरेंट में स्लेवरी का जो बर्डन है को लेकर वो जीते रहते थे। उनको इतना ज़्यादा, मतलब ये जो आवाज़ है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, सिर्फ 12 मिलियन की, वो इतने समय से, इतने सालों से ये जो दास्तां झेलते आ रहे थे उसकी ये वॉइस थी। दो स्लेवरी एंड्स, इट्स इफेक्ट कॉन्टिन्यूज। लेकिन इस तरह की जो स्लेवरी है जो आपने देखा था वो खत्म हो गई, अब इस तरह की स्लेवरी आ गई थी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यू रहा, आगे भी आपको दिखाई देता रहेगा। थर्ड पार्ट देखिए, डेथ ऑन द सिटी पैवमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, बेटर लाइफ की होप में जो ब्लैक नॉर्थियंस हैं, सिटीज माइग्रेट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से वो लोग माइग्रेट कर गए थे, तो ये लोग माइग्रेट कर गए थे, और इसी माइग्रेशन को क्या बोलते हैं, ग्रेट माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्या में भागे थे, बड़ी बड़ी संख्या में गए थे, इन्हें लगा था कि शायद वहां पर जाकर हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। सिटी लाइफ उनके लिए भी क्रूअल और भी ज्यादा डेंजरस होती थी। स्लम्स,
बन गए थे, क्योंकि शहर में जाकर वो कहाँ रहते, तो स्लम्स बन गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, गांव में तो किसी तरह जी लेते थे, क्राइम और भी ज़्यादा उनकी डेली रूटीन की जो रियलिटी है वो बन गई थी। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्ट में आपको देखने के लिए मिलती है। जो माइग्रेशन होप है उसके साथ सफरिंग भी ज़्यादा लाता है। माइग्रेशन था, एक होप था, उनको ये आशा थी कि शायद हमारा जीवन बेटर बनेगा, लेकिन इस आशा के साथ साथ क्या है, सफरिंग भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिली थी। और ब्लैक सिटीज़ में क्या है, लेबर जो है और ज़्यादा चीप हो गया था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मजदूर आपके घर आ जाएंगे, सपोज दैट आपको घर में काम करने वाली चाहिए और आपके एरिया में बस अगर एक ही काम करने वाली है, तो वो अच्छे खासे पैसे बताएगी। अगर वो बताएगी हम 2,000 या 5,000 भी लेंगे तो आप देने को तैयार हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपके कम्युनिटी में, आपके एरिया में 20 लोग हैं काम करने वाले, तो अगर एक आपको बोल रहा है 500 में काम करेंगे, तो आप बोलोगे नहीं। दूसरा किसने 300 में काम करने को तैयार हो जाएगा। कोई ऐसा होगा जो शायद 100 रुपये में ही काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही चीज़ था, इतना ज़्यादा था कि लेबर इतना चीप हो चुका था कि बस काम करो और नाम मात्र के पैसे मिलते थे। रेसिज्म का जो फॉर्म है वो क्या हो गया था, बदल गया था, पर ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, अब सिटी लाइफ जो है वो क्या ले आई थी, न्यू फॉर्म्स ऑफ डेथ एंड डिप्रेशन लेकर के आई थी। क्योंकि ये लोग जो है एक होप के साथ आए थे कि हम सिटी चल रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, चीज़ें बेटर होगी, लेकिन चीज़ें क्या है और ज़्यादा वर्स हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट में कुछ पॉजिटिविटी दिखती है। यहाँ पर चीज़ें जो है वो नकारात्मकता के साथ नहीं, बल्कि क्या है, एक पॉजिटिविटी के साथ खत्म होती दिखेंगी। क्योंकि कुछ लोगों ने जो है वो अपना एक कम्युनिटी बनाई, अपनी आवाज़ उठाई, और कुछ लोग जो है पढ़ लिख कर और का सारे काम करके अपने ही ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए कुछ लोग टीचर बन गए, कुछ दर्जी बन गए, कुछ और काम करने लगे। इस तरह से कुछ लोगों ने अपना जो स्तर है वो शहर में आकर ही सही लेकिन उठा लिया था। इस पार्ट में ब्लैक की जो ग्रोइंग अवेयरनेस है वो आपको बढ़ती हुई दिखती है, और यूनिटी भी दिखाई दी गई है इस वाले पार्ट में। एंड वो अपने राइट्स और अपने जो पावर है उसको पहचानने लगे थे कि हमें एक लोग को आवाज़ नहीं उठानी, बल्कि हम सारे लोग जब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ही हमारी बात सुनी जाएगी। एंड कलेक्टिव स्ट्रगल से फ्यूचर चेंज का जो होप है वो उनको दिखाया गया था। और बुक जो है यहीं पर ऑप्टिमिस्टिक नोट पर एंड होती है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया था कि वो जो सोच कर आए थे इस शहर के हमारे चीज़ें चेंज होगी, हालांकि उन्हें स्टार्टिंग में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, चीज़ें बेटर थोड़ी सी हुई। ब्लैक जो है सिर्फ विक्टिम नहीं, फ्यूचर बिल्डर्स भी हैं, यहाँ पर दिखाया गया है फोर्थ पार्ट में। क्योंकि उन्होंने इस तरह से आवाज़ उठाई, जीते, कुछ लोग आगे भी बढ़े, काम किए। और यूनिटी एंड रेजिस्टेंस में क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ये इस पार्ट में दिखाया गया है। डिग्निटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी क्या है, फाइनल गोल है। ये जो बुक है एंड विथ होप, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन के साथ जो फोर्थ पार्ट है उसकी एंडिंग होती है। तो चारों पार्ट की जो समरी थी वो मैंने आपको बता दी है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा कि किस पार्ट में क्या है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो बुक है वो ऑप्टोमिस्टिक टोन पर जो है, पॉजिटिव टोन पर एंड होती है। ये आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्री या प्रोटेस्ट प्रोज स्टाइल में मिलेगा आपसे एग्जाम में। नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी या बहुत ऑप्शन आएंगे, तो आपको ऑप्शन में प्रोज वर्क ही टिक करना है। और ये कलेक्टिव नैरेटर है, यानी वी के फॉर्म में नैरेट किया गया है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ब्लैक कम्युनिटी है। और यहाँ पर रेसिज्म एंड इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग मिलती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो आपको इसके लेके बता दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए जो मेजर थीम्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसमें दिखाया गया है, स्लेव्स और उनका जो इफेक्ट है वो दिखाया गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन दिखाया गया है, पावर्टी और हंगर को यहाँ पर शो किया गया है, जो माइग्रेशन हुआ था वो किस तरह से ग्रेट माइग्रेशन था उसको दिखाया गया है, कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाया गया है। और लास्ट में आपको जब एंड होता है तो होप एंड रेजिस्टेंस के साथ इसकी एंडिंग होती है। तो ये सारी जो थीम्स हैं वो आपको इन 4 पार्ट्स में दिखाई गई हैं। और फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफ्स जो हैं वो थ्रू आउट द बुक्स यूज़ किए गए हैं। और ये जो फोटोज़ हैं वो टेक्स्ट को रियलिस्टिक और ऑथेंटिक बताते हैं कि राइटर जो भी बात कर रहा है, जो भी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, स्लेवरी के बारे में कि कितना ज़्यादा उन्होंने कष्ट सहा था, वो सारी चीज़ें जब रियल की फ़ोटो, रियल लोगों की फ़ोटोज़ हैं वो मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है वो फ़ोटोज़ बनाई गई हैं, खींची गई हैं, वो रियल लोगों की फ़ोटो हैं, जब वो मिल जाती हैं तो पता चलता है कि हाँ वो चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक और रियलिटिक है। और यहाँ पर इस चंदन में डॉक्यूमेंट्री नेचर ऑफ द वर्क है, यानी इसको डॉक्यूमेंट्री नेचर में लिखा गया है। ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो सपोर्ट करते हैं रियलिटी ऑफ ब्लैक सफरिंग को। तो यहाँ पर जो फोटोज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑथर के बारे में, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अफ्रीकन अमेरिकन राइटर एंड सोशल क्रिटिक थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1941 है। जॉनरा की बात करें तो सोशियोलॉजिकल या फिर आप प्रोटेस्ट प्रोज आ सकता है आपके एग्जाम में। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नॉन फिक्शन है, ठीक है, फिक्शन मत मानिए
सुनिएगा, नॉन फिक्शन है, नैरेटिव वॉइस में लिखा गया है, वी का यूज़ करते हुए लिखा गया है और यहाँ पर पूरी जो इंटायर ब्लैक कम्युनिटी है उसको जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। अगर बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो यहाँ पर जो कलेक्टिव सफरिंग है पूरे ब्लैक लोगों की वो दिखाई गई है, स्ट्रगल दिखाया गया है उनका, ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, इन ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो कैरेक्टर के रूप में है वो ब्लैक लोग ही जो हैं वो पूरे शो किए गए हैं, दिखाए गए हैं, ठीक है। अब ये था पूरा आपके चैप्टर के बारे में जो मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा सा जल्दी किया, हालांकि इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें ऐड करनी थी, वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी आपका जो है वो लेक्चर जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहा था। मैंने सोचा लेक्चर दे देती हूँ। फ़ोटोज़ क्या है, मैंने सोचा था इसमें फ़ोटोज़ वगैरह आपकी जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो डालने की सोची थी ताकि आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके पास भी टाइम बहुत कम है तो टाइम का यूज़ करते हुए इसको फटाफट पढ़ लीजिए। बहुत ही जल्दी अब हम क्वेश्चंस की सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।